तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 2 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज बहुत सारे प्रश्न हमको मिले हैं। सबसे पहले मैं दीप्ति दुबे जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। दीप्ति दुबे जी ने काफी सारे प्रश्न हमको बताए हैं, एग्जैक्ट प्रश्न उन्होंने बताए हैं और उनके 140 नंबर आए हैं, जनरल कैटेगरी की हैं। तो लगभग लगभग इनका सिलेक्शन पक्का कहा जा सकता है, क्योंकि जितने एग्जाम एनालिसिस हमने देखे हैं लड़कियों के इतने नंबर नहीं आए हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रश्न भेजने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और आज की शिफ्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर है नर्मदा। और सारे बांधों के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कल वाली वीडियो में। और देखिए आज वहां से प्रश्न आ गया। देखिए कल और परसों 2 दिन हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें से बहुत सारे प्रश्न आज के पेपर में एग्जैक्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये फेक प्रश्न नहीं है, क्योंकि कई जगह से हमने इसको वेरीफाई किया है। बिल्कुल सही प्रश्न जो है ये आए हुए हैं। ठीक है, चलिए। और जिन लोगों ने हमारी वो वीडियो देख ली है, क्या कहते हैं कि जीके और साइंस वाली, जो 15 मार्च से अब तक की जो हमने वीडियो डाली थी, वो जिस लोगों ने देख ली है उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। चलिए देखते हैं। तो नर्मदा पर स्थित है, आइए देख लेते हैं। सरदार सरोवर बांध के बारे में कुछ अन्य जानकारी देखते हैं। तो सरदार सरोवर बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, आपको याद रखना है। ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, 138 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, अगर नींव को ले लेंगे तो नींव सहित 163 मीटर की ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं, लंबाई की बात करते हैं। 1210 मीटर की लंबाई है। ठीक है, नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर, ये दो सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं और इनका लगातार विरोध भी होता रहता है, क्योंकि बांध बनाने से जो है बाढ़ बाढ़ आती है। ठीक है, अब चलिए, यह भारत में तीसरा सबसे ऊंचा, याद रखिएगा, यह भारत में तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट का बांध है और नर्मदा नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। अब चलिए, चंबल नदी पर कौन कौन से बांध है? नर्मदा पूछा है तो चंबल भी आपसे पूछा जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो चंबल नदी पर बने हुए बांध देख लीजिए, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज बांध और जवाहर सागर, ये 4 बांध जो है वो चंबल नदी पर बने हैं। इनको लिख लीजिए, आपके आगे एग्जाम में देखने की इनकी प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का प्रश्न था, वर्ल्ड कप टी20 फाइनल में किन देशों के मध्य में जो है वर्ल्ड कप टी20 फाइनल हुआ था? भारत किससे हारा था? कुछ लोग कह रहे हैं भारत किससे हारा था, तो दोनों चीज आइए हम कंप्लीट करा देते हैं। तो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में जो है टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था। ठीक है, चलिए, इंग्लैंड जीत गया था। देखिए, तो टी20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में खेला गया। यह मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेमीफाइनल की बात करते हैं। तो सेमीफाइनल में भारतीय टीम बाहर हो गई थी। तो सेमीफाइनल में भारतीय टीम बाहर हो गई। टॉप 4 के इस मुकाबले में इंग्लैंड ने भारतीय टीम को 10 विकेट से हरा करके बाहर कर दिया। तो भारतीय टीम जो है इंग्लैंड से हार करके बाहर हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आपको मैन ऑफ द सीरीज आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैन ऑफ द सीरीज जो है वो टी20 वर्ल्ड कप का सैम करन को मिला है और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, और आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी भी यही है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, प्रो कबड्डी लीग 2022 किस टीम ने जीता है? तो सही आंसर है जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग 2022 को जीता है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं प्रो कबड्डी लीग के बारे में। तो प्रो कबड्डी लीग 2022 के फाइनल में जयपुर पिंक पैंथर्स ने पुडेरी पल्टन को 3329 के अंतर से हराते हुए दूसरी बार खिताब पर अपना कब्जा जमाया। किसको हराया? याद रखिएगा, पुडेरी पल्टन को हराया है। आगे प्रश्न बनेगा कि इनमें से कौन उपविजेता रहा है, तो पुडेरी पल्टन जो है वो उपविजेता रहा है। ठीक है, इसका प्रायोजक पूछा जाता है बीवो कबड्डी का। तो बीवो कबड्डी लीग का प्रायोजक, मतलब कबड्डी लीग का प्रायोजक कौन है? तो बीवो जो है वो आपका इस कबड्डी लीग का प्रायोजक था। अभिषेक बच्चन जो है वो पिंक पैंथर के जो है मालिक हैं, जो टीम जीती है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हमारा काम ये नहीं है कि केवल आपको प्रश्न बताकर और निकल जाएं। प्रश्न बताना, उससे संबंधित और कौन से प्रश्न आ सकते हैं इनके बारे में आपको पूरी जानकारी देना, ये हमारा काम है। इसीलिए सक्सेस जंक्शन अन्य सभी चैनल से अलग है। सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रश्न हम लेकर के आते हैं, इसके बाद हमारी कॉपी करेंगे बहुत सारे लोग और अपनी अपनी वीडियो डालेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे ओरिजिनल और सबसे अधिक कंटेंट आपके इसी चैनल पर देखने को मिलता है सबसे पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिहिर भोज किस वंश का शासक था? तो सही आंसर है मिहिर भोज प्रतिहार वंश का शासक था। तो प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो है, इसको किसने बताया है? तो प्रोफेसर वीडी महाजन ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत, याद रखिएगा ये पुस्तक पूछी जा सकती है। बीडी महाजन की पुस्तक है मध्यकालीन भारत में लिखते हैं कि मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिन्होंने 836 ईस्वी से लेकर के 855 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था और कन्नौज पर जो है वो अपना अधिकार इन्होंने किया था। कन्नौज पर इन्होंने अपना अधिकार बनाए रखा था। ठीक है, चलिए, आज ये बहुत ही मतलब एक तरह से प्रश्न कह सकते हैं बहुत कंफ्यूजन प्रश्न रहा है। लोग गलत आंसर भी लगा करके आए हैं। प्रश्न था, इनमें से कुतुब मीनार का आधार और ऊपरी मंजिल किसने बनाया था? तो सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसके आधार और इसकी ऊपरी मंजिल का निर्माण किया था। ठीक है, देखिए आधार के बारे में ही पूछा गया था, आधार और पहली मंजिल। तो आधार और पहली मंजिल, जो आधार बनाएगा वही पहली मंजिल बनाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका आधार और पहली मंजिल बनाया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने
1192 ईस्वी में कुतुब मीनार का आधार और पहली मंजिल जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। ठीक है, चलिए इंडिया गेट की आप देखिए, आप अगर कुतुब मीनार पूछा है तो इंडिया गेट पूछा जा सकता है। तो इंडिया गेट की आधारशिला 1920 में रखी गई थी और संरचना का अनावरण 1933 में किया गया था। एडविन लुटियंस द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। ये डिजाइनर पूछे जाते हैं कि इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया, तो एडविन लुटियन ने जो है इसका डिजाइन किया है। आप याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेगा, हम अभी आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, और ये पूछा जाता है कि ये कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी याद में अपने नाम पर नहीं बनाया था। बख्तियार काकी करके एक जो है संत थे, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी करके एक संत थे, उनके नाम पर कुतुब मीनार का नाम जो है रखा गया है। ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कि किसके नाम पर जो है इसका नाम कुतुब मीनार रखा है। एसएससी ने अभी हाल ही में मेंस के एग्जाम में पूछा था। ठीक है, चलिए, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है, तो वित्तीय आपातकाल से अनुच्छेद 360 का संबंध है। अब आपातकाल आया है तो चलिए तीनों आपातकाल आपको बता देते हैं, आगे आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा आपातकाल से। तो देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित 3 प्रकार की आपात स्थितियां हैं, कौन-कौन सी हैं? अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल है या फिर राष्ट्रपति शासन इसको कहते हैं, ठीक है? और अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल है। 360 आपका पूछा गया है, तो बाकी के जो दोनों हैं वो आपसे आगे पूछे जाने की प्रबल संभावनाएँ हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तीनों की आपातकालीन स्थितियों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आदेश पर लागू करते हैं। प्रधानमंत्री सलाह देता है तब राष्ट्रपति इसको लागू कर देता है। ठीक है, चलिए, सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य पूछा गया है, तो असम का लोक नृत्य जो है वो सत्रिया है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको हमने बहुत सारे लोक नृत्य करा दिए। देखिए, हम जितना एग्जाम्पल देते हैं ना, इसी एग्जाम्पल से बहुत सारे प्रश्न एज इट इज देखने को मिलते हैं। अभी हम बताते हैं कि आज सुबह ही हमने जो एग्जाम्पल बताया था, सेकंड शिफ्ट में वही प्रश्न देखने को मिल गया है। ठीक है, जो लोग अगर पहली शिफ्ट का एग्जाम एलसी देख करके गए होंगे ना, उनके 1, 2, 3 मतलब लगभग 3 नंबर आपके पक्के हो गए होंगे। सुबह वाली शिफ्ट के जो हम पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, इसमें से ही प्रश्न पूछा गया। ठीक है, देखिए अब प्रश्न कौन-कौन से पूछे जा सकते हैं आगे। तो याद रखिएगा, बिहार में कौन-कौन से है, तो जाट जाटिन जो है ना, वो बिहार का लोक नृत्य है। पनवरिया, विदेशिया, कजारी, ये बिहार का। ठीक है, गुजरात का कौन-कौन सा है, तो गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी और जुरून और भावई, ये गुजरात का है। हरियाणा का कौन सा है, तो हरियाणा का झूमर, फाग, डाफ, धपाल, लूर, गग्गा, खोर, जागोर, ये आपके हरियाणा के लोक नृत्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश का पूछा जाता है झोरा, झाली, झरही, दामन, छपेली, महासू, नाटी और डंगी, ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। यूपी का रासलीला कई बार पूछा गया, तो यूपी का जो है वो रासलीला है, और कजरी जो है वो यूपी का लोक नृत्य है। ठीक है, बाकी ये नॉर्मल वाला तो आपको पता ही है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है, ये सब तो आपको पता है, इसके बारे में क्या बताना। ठीक है, आंध्र प्रदेश वाला देख लीजिएगा, आगे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन जारी करता है, तो सही आंसर है इसका इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो जारी की जाती है। सुबह भी एक इंडेक्स आई थी। ठीक है, चलिए देखिए, ईआईयू की ताजा रिपोर्ट में, अब यहाँ से कुछ फैक्ट देख लीजिए। तो ईआईयू की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत डेमोक्रेसी इंडेक्स में 46वें पायदान पर पहुंच गया है, जो साउथ अफ्रीका से भी 2 पायदान नीचे है। ये रिपोर्ट 2022 में ही जारी की गई है। डेमोक्रेटिक इंडेक्स के टॉप 10 देशों में नॉर्वे नंबर 1 पर है। अभी आगे प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में कि टॉप पर कौन है, तो नॉर्वे जो है टॉप पर है। देखिए, इंडेक्स का सुबह भी प्रश्न आया था और इस टाइम भी इंडेक्स का प्रश्न आया, तो कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, पीक्यूआरएस की हम ट्रिक वाली वीडियो अभी कल परसों तक, हम कल सुबह या शाम तक अपलोड कर देंगे। पीक्यूआरएस जो आप लोगों को परेशानी हो रही है ना, तो पीक्यूआरएस कैसे हम फाइंड करें, कैसे प्राप्त करें, कि कैसे मतलब उसका आंसर निकाल करके आए, उसकी हम जो है वीडियो आपको बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपके अगर 10 पीक्यूआरएस आ रहे हैं तो 6 जो है ना वो उसी ट्रिक से बन जाएंगे। तो अभी क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना है बस। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबको पता है बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए, ग्रहों के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं, क्योंकि आगे प्रश्न बनेगा इनसे। ठीक है, और ये जो बृहस्पति वाला है ना, हाँ बताना भूल गया, जो बृहस्पति वाला है ना, इससे पहले मतलब कि हमने बुध वाला बताया था, सबसे छोटा ग्रह पूछा गया था बुध वाला। तो बुध वाला हमने बताया था, तो बुध वाले में ये पूरे फैक्ट जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये बता चुके हैं हम। बृहस्पति सबसे बड़ा है, बृहस्पति के ग्रह कौन कौन से हैं, उपग्रह कौन से हैं, शनि के उपग्रह कौन से हैं, मंगल के कौन से हैं, ये सब हम बता चुके हैं, और यही प्रश्न अब आपको आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, 15 मार्च से अब तक की जो जीके साइंस के प्रश्न की वीडियो हमने डाली है, इसी वीडियो के अंत में आपको इसी स्क्रीन पर मिल जाएगी, वो वीडियो जरूर देख लेना, बहुत ज्यादा फायदा आपको करने वाली है वो वीडियो। ठीक है, देखिए देखिए, अब बात करते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति के 4 चंद्रमा हैं। चंद्रमा का मतलब उपग्रह ही होता है। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो गैनीमिड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा, ये बृहस्पति के जो है 4 उपग्रह हैं। ठीक है, जिसमें गैनीमिड जो है वो वायुमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, टाइटन की बात करते हैं, तो टाइटन जो है ना शनि का उपग्रह है। टाइटन अब पूछा जाएगा आगे एग्जाम में आपसे। ठीक है, अब प्रश्न और फैक्ट बनता है कि भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह बुध है, ये बुध वाला प्रश्न बना था, इसी में ये सारे फैक्ट हमने आपको पहले भी कराए हैं। ठीक है, नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं, वेनिस, अर्थात शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। तो ये सब आपको याद करके जाना, ये सब आपको पढ़ करके जाना। ठीक है,
और सबसे पहले सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? तो बुध करता है। ये सब आपको करके जाना, ठीक है? राष्ट्रपति को वीटो पावर किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो आर्टिकल 201 के तहत जो है राष्ट्रपति को वीटो पावर जो है वो दी गई है, ठीक है? चलिए देखिए क्या होती है वीटो पावर। तो अनुच्छेद 201, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा जाता है, तो राष्ट्रपति या तो घोषणा करेगा कि वह विधेयक पर सहमति देगा, या तो वो विधेयक पर सहमति दे देगा, ठीक है? या सहमति को रोक लेता है, और जब रोक लेता है उसको वीटो में मतलब रोक लेता है, तो ये रोकने की जो शक्ति है ना, वो 201 से आर्टिकल 201 से राष्ट्रपति को दी गई है, ठीक है? पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग डाक खाने पर डाक खाने वाला डाक टिकट वाला कुछ ऐसा मैटर था, उस पर पहली बार जो है वीटो पावर का प्रयोग किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखिए, वर्ष 2022 में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की किस महिला को शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे भी बनेगा, याद रखिएगा। तो वीना नायर ऑप्शन में भी था और यही इसका आंसर है। वीना नायर को जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया। देखिए, तो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की एक शिक्षिका को माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार जो है ऑस्ट्रेलिया का मिला है, ठीक है? मेलबर्न स्थित वीना नायर को, जो व्यू बैंक कॉलेज की प्रौद्योगिकी प्रमुख और स्ट्रीम प्रोजेक्ट लीडर हैं, को छात्रों के लिए स्ट्रीम के व्यवहारिक अनुप्रयोग, ये सब आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, क्रायोलाइट का अयस्क, जी हाँ, आज सुबह ही हमने सभी धातु और उनके अयस्क का पढ़ाया था, क्योंकि सुबह हेमेटाइट आया था। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहे का आया था, ठीक है? फिर हमने लोहे के साथ साथ में पूरा हमने बता दिया था कि कौन सा किस धातु का है। अब अयस्क आने लगे हैं, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है? तो उसमें अयस्क आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इस टाइम पूछा एल्यूमिनियम का, जो क्रायोलाइट है ना, वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है? इस टाइम पूछ लिया है, सुबह हमने कराया था इसको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है? अब ये जब दिया हुआ है, ग्रीनलैंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है? स्पेन, कोलोराडो, अमेरिका, अन्य जगहों पर कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है? तो ये सब आप थोड़ा-सा वीडियो पॉज़ करके पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो हम लंबी नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पीतल के बर्तन किस धातु से मिलकर के बने होते हैं? कुल मिलाकर ये पूछा जा रहा है कि पीतल किससे बना होता है? तो तांबा और जिंक से मिलाकर के पीतल बना होता है। सर याद कैसे करेंगे? तो ऐसे याद कर लीजिए, पिताजी, पिता जी, ठीक है? अब क्या हो गया, जो पीतल है ना, पीतल इसको अलग कर दो, ये टीए से हो गया तांबा और जीआई से हो गया जिंक। पिताजी से याद हो जाएगा, पीतल जो है तांबा और जिंक से मिलकर के बना होता है, ठीक है? ऐसे हम कल पीक्यूआरएस की वीडियो बना देंगे, परेशान मत होइए, ठीक है? देखिए, पीतल मिश्र धातु है जो तांबे और जस्ते के संयोग से बनती है। तांबे में जो है वो जस्ता पाया जाता है। जस्ता डालने से तांबे का जो सामर्थ्य है ना और चौड़ापन जो है वो कठोरता बढ़ती है, ठीक है? तो अगर तांबे मतलब वो जस्ता डाल देंगे तो वो थोड़ा कठोर हो जाता है पीतल, बस इतना सा ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है? चलिए, अब कांसा वगैरह किसका है, ये सब भी पढ़ करके जाइए। इनमें से जाइलम का क्या कार्य होता है? तो जल और खनिज जो है ना, वो पौधों तक जल और खनिज पहुँचाने का काम जाइलम करता है, ठीक है? चलिए, जाइलम और फ्लोएम के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, जाइलम वाहिकाओं तक मतलब वाहिकाएँ जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज को ले जाती हैं। फ्लोएम का क्या काम है? तो फ्लोएम जो है, वो नलिकाएँ पौधों से पत्तियों के शेष भागों में चीनी एवं अन्य कार्बनिक पोषक तत्वों को पहुँचाती हैं। इनका काम क्या है? ये तो ले जाती है पौधे के जड़ से खनिज ऊपर ले जाती है, और फिर फ्लोएम क्या करता है? उनको पत्तियों और शाखाओं तक पहुँचाने का काम फ्लोएम करता है, ठीक है? चलिए, नींबू का पीएच मान पूछा गया था, या फिर ये एसिडिक है कि बेसिक है, ये पूछा गया। तो देख लीजिए, नींबू का पीएच मान होता है 2.2, ठीक है? 2.2 जो है वो नींबू का पीएच मान होता है, और यह अम्लीय है, यानी कि एसिडिक है। देखिए, तो नींबू नींबू जो है वो बेहद अम्लीय है। 7 से कम पीएच वाले किसी भी रसायन को अम्लीय माना जाता है। नींबू का जो पीएच मान होता है वो लगभग 2.2 जो है वो नींबू का पीएच मान होता है, इसलिए जो है आपका अम्लीय हो जाएगा, ठीक है? वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देंगे, इतना मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं। देखिए, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है पूछा गया है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अब देखिए, अब विटामिन पकड़ लिया है व्यापम ने, तो विटामिन से प्रश्न बनेगा। चलिए, सुबह हमने आपको अयस्क करा दिए थे, आइए इस वीडियो में विटामिन पूरा करा देते हैं। देखिए, विटामिन ए का क्या काम है? तो वृद्धि रोकना, रतौंधी, जीरोथैलेमिया, संक्रमण के प्रति जो है प्रभावता, ये जो है विटामिन ए की कमी से ये सारे रोग हो जाते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका रतौंधी, ये आपको याद रखना, विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है? विटामिन बी की कमी से कौन-सा होता है? तो बहुत सारे रोग दिए हैं, लेकिन विटामिन बी में आपको बेरी-बेरी याद रखना, बेरी-बेरी जो है विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी की कमी से पूरे रोग दिए, मसूड़े फूलना, अस्थियाँ और रुधिर निकलना, लेकिन स्कर्वी जो है ये इसमें महत्वपूर्ण है, तो विटामिन सी को स्कर्वी से आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी की बात करते हैं, तो विटामिन डी से आपका सूखा रोग आपको याद रखना है, जिसे रिकेट्स कहते हैं, अभी जो पूछा गया है। दाँत कमज़ोर हो जाते हैं, दाँतों का सड़ना आज जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, विटामिन ई आपसे पूछा जा सकता है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो जनन शक्ति का कमज़ोर होना, ये विटामिन ई की कमी से होता है। इसके रासायनिक नाम जो है वो प्रीवियस वीडियो में हम करा चुके हैं, कौन-सी वाली में? वही जीके और साइंस वाली वीडियो में आपको ये इसके रासायनिक नाम, सबके रासायनिक नाम हमने करा दिए हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा, इसी वीडियो के अंत में इसी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? विटामिन के की बात करें, ये विटामिन के वाला भी हमने उसी वीडियो में कराया है, ठीक है? इसका रासायनिक नाम भी हमने उसी वीडियो में करा दिया है। तो विटामिन के में रुधिरों का स्त्राव होना, ऐंठन, हीमोफीलिया, ये सब विटामिन के की वजह से हो जाता है। हीमोफीलिया वाला प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
तरंग दैर्घ्य का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य का बीमीय सूत्र है m0 L1 T0। ये तरंग दैर्घ्य का जो बीमीय सूत्र होता है, ठीक है? पूछा जाएगा किसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, किसकी कम होती है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो है ना वो लाल रंग की होती है। तरंग दैर्घ्य अधिक होगी, आवृत्ति कम होगी, ठीक है? और सबसे कम बैंगनी की होती है। इसीलिए जो है लाल रंग दूर से दिखाई देता है, क्योंकि जब जितनी अधिक तरंग दैर्घ्य होगी उतनी दूर तक जाएगा, उतना कम उसका बिखराव होगा। बिखराव कम होने की वजह से इसको दूर से जो है देखा जा सकता है। इससे एक प्रश्न और बनता है कि जो आपके खतरे के सिग्नल होते हैं वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन में आपको मिलेगा क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछा था, इतना तो आपको पता है। अब ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बाकी आपको बता दें, जो मतलब कि जो अभी जिस हिसाब से अभी पेपर आ रहा है ना, मतलब कि पहले सामान्य प्रबंधन का प्रश्न पूछ दिया, फिर मैथ रख दिया, फिर रीजनिंग रख दी, फिर उसके बाद कंप्यूटर रख दिया। तो इसी इसी आधार को बेस बना करके ऐसे ही टेस्ट सीरीज चौहान अकेडमी पर आपको देखने को मिल जाएगी। चौहान अकेडमी ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, वहाँ से जो पटवारी की टेस्ट सीरीज आपको परचेज कर लेनी है। वैसे प्राइस उसका ₹150 है, लेकिन जैसे ही आप अतुल 10 कूपन कोड लगाएँगे, वो प्राइस आपका घट करके सीधे 75 हो जाएगा, मात्र ₹75 हो जाएगा। 20 टेस्ट सीरीज जो हैं, जो जैसे अभी टेस्ट आ रही हैं, वैसे इन्होंने अपडेटेड टेस्ट सीरीज डाल दी है, तो उसको आप जॉइन कर सकते हैं। अतुल 10 कूपन कोड लगाएँगे तो मात्र ₹75 का 20 टेस्ट आपको लगभग ₹4.5 की एक टेस्ट पड़ रही है। टाइम मैनेजमेंट भी आपका वहाँ से जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि बहुत से लोगों का टाइम भी कम पड़ रहा है, ठीक है? तो जैसे ऐसे प्रश्न आपके सामने आते जाएँगे, तो वहाँ से आपका टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर के चौहान अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से आप इसकी जो है प्रैक्टिस लगा सकते हैं, ठीक है? अतुल 10 कूपन कोड लगा देना, चाहे कोई कोर्स खरीदना हो या आपको प्रैक्टिस करनी हो एग्ज़ाम की। चलिए हिंदी की बात करते हैं। तो अर्थालंकार के 4 प्रश्न आए थे और बताए जा रहे हैं बहुत खतरनाक प्रश्न थे। मतलब उसमें अनुप्रास भी लग रहा है, यमक भी लग रहा है, कौन-सा लगाएँ, कौन-सा ना लगाएँ, ये भी जो है प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? बाकी रस के भी 1 से 2 प्रश्न रस के मिले हैं, जोड़ी मिलाने वाले, ठीक है? क्रिया विशेषण से आपका प्रश्न बना है, वर्णमाला से 1 से 2 प्रश्न बना है, एक पर्यायवाची पूछा गया था। लोकोक्ति देकर के उसका नाम पूछा था कि ये लोकोक्ति जो है किसने दी है या फिर कहाँ की ये लोकोक्ति है, ठीक है? एक जो है विलोम शब्द आपसे पूछा गया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, मुहावरे पूछे गए थे, समास भी आपसे 1-2 पूछा गया था और शुद्ध वर्तनी पूछी जा रही है, शुद्ध वाक्य भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है? चलिए कारक पूछा गया था आपसे। देखिए एक बात और, इसमें 3 से 4 प्रश्न गलत आ रहे हैं, तो किसी प्रश्न पर आपको टिकना नहीं कि एकदम बैठ ही गया कि नहीं तो इसका आंसर निकाल के लाएँगे। हो सकता है वो प्रश्न गलत हो और आपका टाइम खाने के लिए दिया गया हो, ठीक है ना? पैसा कमाने के लिए दिया जाता है, ₹50 जो है 1 प्रश्न का मिलता है, क्या जा रहा है व्यापम का, ठीक है ना? चलिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। कथन निष्कर्ष के 3 प्रश्न आ रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन-सा दिन था? ये आपसे पूछा गया था, ठीक है? अब ये कैलेंडर का जो प्रश्न आया ना, तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी जो भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है ना? और गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है? और आपका जो संविधान लागू कब हुआ था, ये सब डेट आपको याद रख लेनी है, तो निकालने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है? चलिए कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है? और जो सिटिंग आया था ना, वो लाइनर वाला सिटिंग आया था, लाइन में जो है ऐसे-ऐसे करके बिठाया गया था। एक ये आया था, एक सर्किल में बैठक व्यवस्था थी, यानी कि गोला में बिठाया गया था, गोले में आपको बिठाया गया था, जिसमें कि लगभग 8 लोगों को बिठाया गया था और प्रश्न पूछा गया था, कौन दाएँ हैं, कौन बाएँ हैं। एनालॉजी का 1 से 2 प्रश्न एनालॉजी के आ रहे हैं, नंबर सीरीज़ के बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। 4-5 प्रश्न जो हैं वो नंबर सीरीज़ के देखने को मिल रहे हैं। एक प्रश्न पासा का भी था और सिंबॉलिक ब्लड रिलेशन आ रहा है, जैसे कि ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ऐसा करके जो प्रश्न आते हैं ना, वो वाले प्रश्न आ रहे हैं, प्रैक्टिस करके जाइए। चलिए मैथ की बात करते हैं। तो परसेंटेज के आज 2 प्रश्न थे। रैशनल नंबर, नया टॉपिक जुड़ा है, रैशनल नंबर, परिमेय, अपरिमेय संख्याएँ, इसको ज़रूर देख कर के जाइएगा, ठीक है? बॉड मास के 3 प्रश्न हैं, सिम्प्लिफिकेशन के 4 प्रश्न देखने को मिले हैं, बोट एंड स्ट्रीम का भी 1 प्रश्न मिला है, सीआईएसआई के इसमें बहुत प्रश्न आए हैं, 4 से 5 प्रश्न कुछ-कुछ बता रहे हैं, 6 प्रश्न भी सीआईएसआई के आए हैं, ठीक है? सीआईएसआई करके जाइए अगर 1-2 दिन में आपका एग्ज़ाम है। जैसे-जैसे पैटर्न चेंज होता जाएगा, वैसे-वैसे हम आपको अपडेट करते जाएँगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है ना? पैटर्न का आपको पता लगता रहेगा। चलिए पाइप एंड टंकी के 2 प्रश्न आए थे, इसमें पूछा गया था कि एक 2 इंच की जो है ना पाइप है, 2 इंच की पाइप है और एक टंकी रखी हुई है, 2 इंच की पाइप से पानी डाला जाता है, 3 इंच की पाइप से पानी निकाला जाता है, कितनी देर में जो है टंकी खाली या भर जाएगी? ऐसा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है? ये भी आपको करके जाना है। यानी कि वही इनलेट आउटलेट वाले प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है? प्रॉफिट लॉस का हमने आपको बता दिया, 3 से 4 प्रश्न प्रॉफिट लॉस के हैं और पाई चार्ट का 3 प्रश्न देखने को मिले हैं पाई चार्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की बात कर लेते हैं भाई। तो कंप्यूटर में देखिए कंप्यूटर वाला भी वही प्रश्न आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि वो जीके वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, जीके और साइंस वाली, ठीक है ना? वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कंप्यूटर की भी अलग से वीडियो हमने बना दी है, 15 मिनट की है, उसको भी ज़रूर देख लेना। चलिए, रोम का फुल फॉर्म आया था, रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है। ईपीरोम का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है? इरेज़ेबल प्रोग्रामर और रीड ओनली मेमोरी जो है वो ईपीरोम का होता है। एक और ई अगर लग जाए तो इलेक्ट्रिकल आगे लग जाएगा, ये भी आप देख लेना, ठीक है? अल्फा न्यूमेरिक की के बारे में कुछ पूछा गया था कि अल्फा न्यूमेरिक की जो है कीबोर्ड में कहाँ पर होती हैं, ऐसा पूछा गया था। मोज़िला फायरफॉक्स क्या है, ये पूछा गया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, वायरस के बारे में एक प्रश्न था, इनपुट आउटपुट से एक प्रश्न था, ठीक है? और एचटीटीपी का फुल फॉर्म नहीं पूछा था, इसका एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है? और अब कोडिंग पूछा जा रहा है। भाई कोडिंग कौन करके जाएगा, है ना? जो कोडिंग होती है ना, कंप्यूटर में कोडिंग कर दो, इसका कोडिंग कर दो, प्रोग्राम की कोडिंग कर दो, वो सब पूछा जा रहा है। तो कौन करके जाता है इतना, तो इसको छोड़ करके आना, इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं भाई। मैनेजमेंट में बैंकिंग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ठीक है? आज शायद बैंक रेट पूछी गई थी या रेपो रेट, ऐसे कुछ रेपो रेट पूछी गई थी आज, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है, कंपनी का क्या कैसे वो नियम वगैरह होते हैं और याद रखिएगा आज रेपो रेट पूछी गई है और रेपो रेट आपकी जो है ना प्रबंधन में ही पूछी गई है, ठीक है?
रेपो रेट, याद रखिएगा रेपो रेट। अब टाइम तो मिले लेकिन हम रेपो रेट, सीआरआर, एसएसआर ये सब आपको करा दें, ठीक है ना? टाइम के ऊपर है यार, समय कम मिल पाता है। संगठन के 2 प्रश्न हैं, ठीक है? विपणन का 1 प्रश्न है, नियोजन है, अकाउंटिंग है। जिसका आगे एग्ज़ाम है ना आपका किसी का भी, जैसे कि आपका वन रक्षक वाला एग्ज़ाम है, ठीक है? एमपीएसआई, एमपी पुलिस आएगा, तो सबका एग्ज़ाम एनालिसिस सबसे पहले आपको यहीं पर मिलेगा, इतने ही डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। तो अगर आगे भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है ना? चलिए केस स्टडी के प्रश्न बन रहे हैं, केस स्टडी की ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो देख लेंगे तो आप केस स्टडी के 4 से 5 प्रश्न जो आ रहे हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिए इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश में पीक्यूआरएस वाले फिर से 10 प्रश्न आए, सुबह भी 10 प्रश्न आए थे, ठीक है? एक्टिव पैसिव के 4 प्रश्न आए, दोनों टाइप के। एक्टिव से पैसिव बनाना, पैसिव से एक्टिव, ठीक है? नरेशन की 2 प्रश्न, मॉडल वर्ब 1 आई है, एंटोसिनो 4 प्रश्न देखने को मिले एंटोसिनो से, ठीक है? और उसके बाद पैसेज स्टोरी को कंप्लीट करने वाले अब ये नया टॉपिक जुड़ गया, नया मतलब कि नया तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, पैसेज देंगे उसको स्टोरी जो है आपको कंप्लीट करनी होगी, ठीक है? 1 प्रश्न टेंस का हिंदी इंग्लिश दोनों में स्टोरी कंप्लीट करने को आ रहा है, ठीक है? और ईडीएम के भी 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले हैं। चलिए अब ओवरऑल बात कर लेते हैं, तो ओवरऑल बात करें तो मैथ और रीजनिंग को मिलाकर के 70 प्लस प्रश्न आए हैं, ठीक है? जीके साइंस के 42 के लगभग, कंप्यूटर के पूरे 22 प्रश्न और मैनेजमेंट के मात्र 15 से 17 प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, 5 से 6 प्रश्न केस स्टडी के पूछे जा रहे हैं, तो वो वीडियो आप देख लेना केस स्टडी वाली, तो आपके सामान्य प्रबंधन के 5 से 6 प्रश्न वहाँ से बन जाएँगे, ठीक है? इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के 23 नंबर की, लगभग 23-24 नंबर की इंग्लिश आ रही है। हिंदी पूरी आ रही है 25 नंबर की और सिंपल आ रही है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बस छंद अलंकार वाला थोड़ा-सा डीपली पढ़ कर के जाना है, ठीक है ना? रचनाएँ इस बार नहीं पूछी गई इस शिफ्ट में। आज के कट ऑफ की अगर हम बात कर लें तो 142 140 के आसपास जो है, 135 से 140 की रेंज में जो है वो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि पेपर थोड़ा-सा अच्छे लेवल का रहा है। तो दीप्ति दुबे जी को एक बार हम फिर से धन्यवाद कहना चाहेंगे, और वो एकदम सेफ है, आराम से उनको पटवारी की एक पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है? बाकी टेस्ट के लिए हमने बता दिया, ये टेस्ट सीरीज़ आपको चौहान अकेडमी की मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर के अपना चौहान अकेडमी पर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अगर जैसे ये प्रश्न है, अगर एक के बाद अलग-अलग प्रश्न आ जाएँ, तो कम समय में कैसे सॉल्व करें, और उसका सॉल्यूशन भी उन्होंने बहुत अच्छा दिया हुआ है। मैंने खुद अभी देखा था जाकर के, तो अच्छा दिया हुआ है, तो उसको आप जाकर के जॉइन कर लें। ये कूपन कोड लगा देना अतुल 10 कूपन कोड लगा दोगे तो सीधे आपको ₹75 की वो पूरी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, 20 प्रश्नों की। मतलब 20 टेस्ट हैं उसमें, एक टेस्ट सीरीज़ है पटवारी की, तो उसको जाकर के आप जॉइन कर लीजिए और आराम से जो है प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? बाकी वीडियो आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी 1 दिन बाद, यानी कल छोड़ कर के परसों। टेलीग्राम का नाम है सक्सेस जंक्शन, ठीक है? सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, और नीचे लिंक भी दी गई है, लिंक से भी आप पहुँच सकते हैं, ठीक है? बाकी अब आपके स्क्रीन पर केस हिस्ट्री वाला वीडियो और साथ ही साथ में जो आपका जीके जीएस साइंस वाला वीडियो है वो आपके सामने आने लगा होगा। उस पर क्लिक करके वो पूरी वीडियो देख लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला, 135 प्लस प्रश्न अभी तक रिपीट हो चुके हैं, ठीक है? जल्दी मिलते हैं कल सुबह, सबसे पहले पीक्यूआरएस वाला वीडियो लेकर के आएँगे, और उसके बाद में सबसे पहले एग्ज़ाम एनालिसिस आपके पास पहुँचा दिया जाएगा। तो जल्द ही मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।